while talking about UNO कैसे बना, कैसे सब किया, वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके UN का इस्टेब्लिशमेंट हम लोगों ने किया। तो देखो, बीइंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द एम ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बेसिक इसी मुद्दे के ऊपर उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? नंबर 1 तो था उनका इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था इनका टू फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। दैट एरा जब 45 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएन का, तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आधे से ज़्यादा वर्ल्ड जो है वो क्या था? कॉलोनिकल कंट्री था। तो कॉलोनिकल रूल में हम ह्यूमन राइट्स, लिबरेशन इसकी तो डिमांड ही नहीं कर सकते। तो इन सबसे ऊपर ले जाके वर्ल्ड को पहुंचाना। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है यूएन का टू क्रिएट एज अ सेंटर for harmonizing the action of nation in attaining the common aims not only of that particular country but of the entire globe. Another main objective of United Nations is to cooperate in solving international economical, social, cultural and humanitarian problems. हर चीज़ में हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके उस पर यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब कौन कौन से मेथड्स जो थे वो यूएनओ ने अप्लाई करे, क्या करने के लिए? अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए। पहला तो पीस ऑपरेशंस करे इन्होंने, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी करी, पीस कीपिंग फोर्सेस एंड ऑल, इन सब का इस्तेमाल किया, मिलिट्री एक्शन लिए, डिसआर्ममेंट किया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट किया। इन सारे तरीकों को एक साथ अपना के जो है यूएनओ ने अपना डेवलपमेंट जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना शुरू करा। कैसे? पीस ऑपरेशन से हम कहेंगे कि ये सिग्निफाई करता है to the use of diplomatic options या diplomatic means to persuade parties of conflict to cease war, hostilities and to negotiate a peaceful settlement of their dispute. Let's say किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो दोनों को ही पता है कि वॉर जो है वो हमेशा नुकसानदायक है, हमारा नुकसान होगा, लेकिन दोनों में से जो कोई भी कंट्रीज है वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रही, ईगो आड़े आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। तो यूएनओ क्या करता था? एक मीडिएटरशिप का काम करता है, उससे भी बात करेगा, उससे भी बात करेगा, दोनों को सारे इफ्स एंड बट्स जो हैं वो समझाएगा और लास्ट में दोनों को आमने सामने ऑन द टेबल बिठा देगा। सेकेंड जो मेथड इन्होंने लिया वो था प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। सी इट इज द एक्शन टू प्रिवेंट रेजिंग, किस चीज़ की रेजिंग? ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग नेशन। ऐसे हालात ही ना पैदा हो जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, ह्यूमन राइट वॉच बना, ये ऑलरेडी ये काम करते हैं जिससे कंट्रीज में आपस में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट बढ़े ही नहीं। जो कुछ भी वो बात है, जो कुछ भी दिक्कत है, वो यूएनओ की जनरल असेंबली में आपस में हो जाए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। पीस कीपिंग कैसे करी? अंडर दिस मेथड यूएन ऑर्गेनाइज पीस कीपिंग ऑपरेशंस विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। पार्टीज यहाँ मतलब है जो जो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, उन दोनों की बात करके, उन दोनों से बात करके आपस में उन दोनों की बात करें। मिलिट्री एक्शंस भी लिए। इन द फेलियर ऑफ पीस मेकिंग एफर्ट्स द यूएन मे यूज मिलिट्री एक्शन टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी भी तरह से जो कंट्री है वो तैयार नहीं है मानने को, सब कुछ समझा देने के बावजूद भी, तो यूएन क्या करेगा? यूएन मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा। अब वो मिलिट्री कहाँ से लाएगा? जो मेंबर कंट्रीज है ना, मेंबर कंट्रीज की कलेक्टिव आर्मी जो है वो यूएस की आर्मी का काम, यूएनओ की आर्मी का काम करेगी। नेक्स्ट जो लिया वो था डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट क्या कहता है? डिसआर्ममेंट कहता है द यूएन टू एलिमिनेट
द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इस पर काम किया। जब मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो मास डिस्ट्रक्शन जो है वो होगा भी नहीं, ऐसा यूएनओ का मानना था। नेक्स्ट जो इन्होंने शुरू करा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। वो कैसे हुआ? अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मेथड, द यूनाइटेड नेशन ग्रेटली हेल्प इन प्रमोटिंग द वेलबींग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। अपने बहुत सारे जो इसके ऑर्गन्स ने, एजेंसीज बने, उनके थ्रू बहुत सारा काम किया यूएनओ ने, चाइल्ड डेवलपमेंट में, लेबर लॉ में, चाइल्ड मैरिज में, ह्यूमन राइट वॉच करा टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फीमेल्स। इन सब में कलेक्टिवली जो है वो इसने यूएनओ ने अपना काम किया। अब ये तो था किस तरह से यूएनओ ने काम किया। अब एक बात को और समझो कि वो क्या प्रिंसिपल्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के जो मेंबर को फॉलो करने पड़ते हैं, किन प्रिंसिपल्स पे चलना पड़ता है जो भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है। देखो, द बेसिक प्रिंसिपल विच द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेम टू फॉलो, वो कौन कौन से हैं? पहला तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सोवर्जिनिटी ऑफ ऑल मेंबर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री का कोई भी साइज हो, कुछ कितनी भी उनकी पॉपुलेशन हो, सारे कंट्रीज जो मेंबर बनेंगे यूएनओ का वो दूसरे कंट्री की सोवर्जिनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल था इनका प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल मेंबर्स। सभी मेंबर्स इक्वल हैं यूएनओ में, जो भी मतलब मेंबर कंट्रीज हैं वो इक्वल हैं। थर्ड इनका प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। देन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस ऑफ थ्रेट एंड वायलेंस इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इशू। किसी भी तरह किसी भी कंट्री को डराया धमकाया नहीं जाएगा, आर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अपनी कोई बात मनवाने के लिए। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करेगा किसी कंट्री के साथ। नेक्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय यूएन इन द इंटरनल अफेयर ऑफ एनी मेंबर। 190 मेंबर्स होने के बावजूद भी कोई भी मेंबर किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट था इनका प्रिंसिपल ऑफ गिविंग हेल्प टू एनी कंट्री विच अगेंस्ट विच यूएन टेक्स एक्शन। सपोज पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएन को एक्शन ले रहा है तो जितनी भी मेंबर्स कंट्री हैं वो किसी भी हाल में पाकिस्तान की मदद को आगे नहीं आएंगे। लास्ट था इनका प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग एंड परफॉर्मिंग इंटरनेशनल मैटर्स बाय ऑल मेंबर्स अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर। यूएन चार्टर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उनको फॉलो हर मेंबर को करना पड़ेगा। तो ये वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि फॉलो करना पड़ता है हर मेंबर कंट्री। अब डिसआर्ममेंट हमने पढ़ा। डिसआर्ममेंट में इंडिया का स्टैंड क्या था? देखो, इंडिया स्टूड फॉर्मली ऑन इशू रिलेटेड टू डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन मल्टीलेटरल एंड रीजनल फॉर्म्स। In 1961, India got a resolution passed in General Assembly favoring disarmament in the world and banning the testing of nuclear weapons. In 63, India welcomed the agreement among USA, USSR and UK accepting ban on nuclear explosions on sea and in air. दोनों ही तरह से इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया। 1998 में addressing the UN General Assembly, the Prime Minister of India appealed to the nuclear power to फिनिश ऑफ दिस न्यूक्लियर वेपन, खत्म कर दो 2010 तक का टाइम दिया। ऑन 21 जनवरी 2007 ऑन इंडियाज इनिशिएटिव यूएसए एंड इंडिया साइंड अ ट्रीटी ऑन रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये सारे स्टेप जो हैं ये इंडिया की तरफ से लिए गए। अब हर ऑर्गेनाइजेशन को टाइम के साथ साथ क्या है, एक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है ना। आप भी देखते हो टाइमली आपका सिलेबस रिवाइज होता है, ऐसे ही हर रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या क्या यूएन के रिक्वायरमेंट थे, कैसे सब वो सारी चीज़ें हुई रिफॉर्म की? देखो, रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड ऑफ द चैलेंजिंग वर्ल्ड और द चैलेंजिंग एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द यूएन इज नो एक्सेप्शन।
द UN requires reform due to its certain limitations. कैसे? UN remained unrepresented for a long time by several countries including China. There seems to be no valid reason why the Security Council should have the same 5 members on permanent basis. क्यों? वही 5 क्यों? भाई जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब तो हम ये बता सकते थे कि भाई ये 5 सुपर पावर्स हैं, ये 5 सुपर कंट्रीज हैं, तो इनको बना दिया जाए। लेकिन अभी क्या रीज़न है ना, तो चेंज होना चाहिए उसमें। वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स के पास ही क्यों रहे? बिकॉज it behaves the hindrance in the working strategy of UNO. So ये above all the UN functioning has remained dominated by few powerful countries. तो इस हिसाब से हम देखते हैं बेसिकली 2 तरह के रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्मेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, दूसरा ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूएनओ के उस पर भी काम किया जाए। ये 2 तरह के जो रिफॉर्म से इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो इसी हिसाब से रिजोल्यूशन किया गया। तो कौन सा रिजोल्यूशन था जो जनरल असेंबली में एडॉप्ट किया गया? 1992 में UN जनरल असेंबली एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ओवर द रिफॉर्म ऑफ यूएन। अब उसमें 3 मेन कंप्लेंट्स थी। क्या थी? सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्पररी पावर्स, इट्स डिसीजन reflect only Western values and interests and are dominated by a few powers. It lacks equitable representation. In view of these growing demands for the restructuring of the UN on 1st January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed. कि भाई बता दो, आप अपने लेवल पे बता दो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज होनी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई। उसमें क्या था? इस रेजोल्यूशन को पास होने के बाद यूएन ने एक क्राइटेरिया बनाया न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स का सिक्योरिटी काउंसिल में। उनके अकॉर्डिंग ये जो नया मेंबर है उसके पास क्या क्या होना चाहिए? इट शुड बी एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन के बजट को, पॉपुलेशन के टर्म में एक बहुत बड़ा कंट्री होना चाहिए, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को मानने वाला होना चाहिए, और ये अ कंट्री दैट वुड हेल्प द काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, टू बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल वैल्यूज। तो ये रेजोल्यूशन जो है हम देखते हैं वहाँ पे पास होता है। तो ये तो था रिफॉर्म की बात। अब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली 2-2 ईयर की टर्म के लिए जिनको नॉमिनेट करता है या इलेक्ट करता है। जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब उसके मेंबर्स होते हैं, और वोटिंग जो होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो जनरल असेंबली में होती है। 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अदर देन दैट अगर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं होता है तो। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जो कि 9-9 साल के लिए अलग अलग कंट्री से जनरल असेंबली द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स भी जनरल असेंबली से इलेक्ट होते हैं, और 54 सीट्स होती हैं इसमें, जो कि जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेटिव इसमें करा जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। सेक्रेटरीट होता है, जो कामकाज कैसे चलेगा यूएन का वो सारी चीज़ें जो है सेक्रेटरीट देखता है। कौन होगा, कौन नहीं होगा, जनरल असेंबली कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल 5 में टर्म ख़त्म हो जाएगी ना, बहुत सारी बात, कैसे वर्कआउट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्रेटरीट देखता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल था पहले, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है 1994 के रेजोल्यूशन के बाद। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल अब यूएनओ का ऑर्गन नहीं रहा है। ठीक है, ये सारे थे ऑर्गन्स। और बाकी जो हमने इनिशियली बिगिनिंग में बात की थी, यूनेस्को, यूनिसेफ, FAO, ILO, ये सारी हैं एजेंसीज।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्गन्स और एजेंसीज दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इस तरह पार्ट्स में डिवाइड होके हम देखते हैं यूएन जो है वो काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल फंक्शन कैसे करती है। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूएन। इट्स मेन फंक्शन इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। द अदर फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको हम पॉइंट्स में एनालाइज करते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो है कि मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। Now to maintain peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations, investigate disputes. To investigate any dispute or situation which might lead to an international fraction. Recommends adjustable methods in order to settle the disputes among nations. Security Council recommends method of adjustment of different sort of disputes. Regulation of armament. Security Council also plans for the establishment of a system to regulate armaments, military actions and economic sanctions. In the avoidable situation, Security Council sometimes take military actions against the aggressor. But in normal situation, to prevent or stop this all aggression, Security Council call the members to apply economic sanctions or other measures. ट्रस्टीशिप फंक्शंस क्या होते हैं? द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो एक्सरसाइज ट्रस्टीशिप फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन स्ट्रैटेजिक एरियाज। रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, उसका भी ये लोग करते हैं। अब एक आवाज़ बार बार उठ रही है कि भाई इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो है वो बना देना चाहिए। किन बेसिस पर इंडिया अपना कैंडिडेचर जो है प्रेजेंट करता है? देखो, पहला तो इंडियाज नॉन वायलेंट ट्रेडिशन जस्टिफाई इट्स परमानेंट कैंडिडेचर इन द यूएन। सेकेंडली, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो भी 1/5 पॉपुलेशन वर्ल्ड की है हम। थर्डली, हम देखते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया नॉट ओनली participated virtually in all the activities of UN, बल्कि बजट में भी एनुअल कंट्रीब्यूशन हमारा है जो हमने विदाउट फेल हमेशा दिया है। और हम आगे देखें तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक इमर्जेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज इंडियाज क्लेम ओवर द परमानेंट कैंडिडेचर इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन सभी बेसिस के ऊपर हम देखते हैं इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर अपना प्रेजेंट करता है। अब हमने रिफॉर्म्स की बात करी, रिफॉर्म्स हुए भी, लेकिन क्या क्या डिफ़िकल्टी आई उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखो, द डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द सजेस्टेड रिफॉर्म्स वो क्या थे कि एक्चुअली क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया गया। सारी चीज़ों का एक्चुअल क्राइटेरिया वाज नॉट बीइंग डिसाइडेड। कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर हो, कितनी मिलिट्री हो उसकी, भाई बड़ी होनी चाहिए, अब बड़ी कितनी होनी चाहिए ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। वॉज अ बिग पॉपुलेशन एन एसेट और अ लायबिलिटी फॉर अ कंट्री, ये नहीं इन्होंने डिफाइन करा। अब in respect of democracy and human rights watch, countries with excellent record would be in line to be the members। भाई बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी, तो क्या उनका स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या होगा ये डिफाइन नहीं कर पाए। व्हाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी? भाई उन्होंने कहा ज्योग्राफिकल एरिया का रिप्रेजेंटेशन क्यों होना चाहिए भाई? तो मतलब प्रोसेस हम कह सकते हैं कि शुरू हुआ, लेकिन उस प्रोसेस में प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, इसीलिए आज तक भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। क्योंकि ये नहीं सीज बढ़ाओ, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज को कितना मेजॉरिटी दे, अंडर डेवलपिंग को कितना दें, डेवलपिंग को कितना दें,
कितनी स्पेसिफाइड सीट्स है इसका कोई आंसर जो है वो नहीं दे पाए। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से हम देखते हैं जो UN का रिफॉर्म है वो नहीं हो पाया।